ईचक दाना बीचक दाना दाने ऊपर दाना। ये गाना एक दोपहर नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में बजाया गया। उस रोज एक देश के प्रधानमंत्री और उनका डेलीगेशन यहाँ आया हुआ था। मेहमानों के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने एक लंच होस्ट किया उस दिन। डाइनिंग टेबल पर दोनों तरफ डेलीगेट्स बैठे हैं ना। बगल में लाइव बैंड गाना बजा रहा था और शराफत का तकाजा था तो हर गाने के बाद मेहमान दाद देते थे, तालियां भी बजाते थे। लेकिन एक बॉलीवुड सॉन्ग पर डेलीगेट तो डेलीगेट, मेहमान प्रधानमंत्री भी बहुत खुश हुए। उन्हें ये गाना याद था और उन्होंने इस प्रस्तुति को खूब एंजॉय किया। तब भारत के विदेश सचिव विजय गोखले ने बड़ी खुशी से प्रेस को बताया था कि मेहमान 1955 में आई राज कपूर की फिल्म श्री 420 का ईचक दाना बीचक दाना तुरंत पहचान गए थे। हसरत जयपुरी का लिखा और लता मंगेशकर का गाया ईचक दाना फिल्म की रिलीज के 63 साल बाद तक याद रखने वाले विदेशी प्रधानमंत्री का नाम था बेंजामिन नेतन्याहू। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू सपत्नीक आए थे और बॉलीवुड को लेकर बहुत एक्साइटेड थे। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ हुई जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मैं और मेरी पत्नी बहुत खुश हैं, हम बॉलीवुड जाने वाले हैं फर्स्ट हैंड देखने। नेतन्याहू के लिए तब मुंबई में शलोम बॉलीवुड नाम से अलग से एक प्रोग्राम रखवाया गया था। पूरे 6 दिन रहकर नेतन्याहू दंपत्ति लौटे, क्योंकि भारत और इजराइल के बीच पूर्ण राजनयिक संबंधों को 25 साल पूरे हो रहे थे और यह पहली बार था कि कोई इजरायली प्रधानमंत्री भारत की राजकीय यात्रा पर आया था इस तरह। इससे 1 साल पहले ही प्रधानमंत्री मोदी इजराइल होकर आए थे। तब वो किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली इजराइल यात्रा थी। तब बीबी ने एयरपोर्ट के टामैक पर ही अपनी पूरी कैबिनेट को लाइन से खड़ा किया था। तो जब बीबी हिंदुस्तान आए तब उन्हें भी वैसा ही स्वागत मिला। नेतन्याहू ने तब दोनों देशों के संबंधों को लेकर कहा था, इट्स अ मैरिज मेड इन हेवन। 2017 और 2018 में हुए इन दौरों ने भारत में इजराइल को लेकर असहजता जो पहले कभी थी उसे पूरी तरह समाप्त कर दिया। आज भारत इजराइल ऑल वेदर एलाइज हैं। दोनों देशों के बीच बड़े घनिष्ठ रक्षा संबंध हैं। भारत के कई सेंसिटिव प्रोग्राम्स में इजरायली कंपनीज वेंडर हैं और दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। कोई आतंकवादी हमला इजराइल में होता है तो भारत बिना देर के आधिकारिक बयान जारी करता है। इसी तरह हिंदुस्तान में कुछ होता है तो इजराइल तुरंत समर्थन करता है। अक्टूबर 2023 के आतंकवादी हमले के बाद इजराइल ने गजा में जो कुछ किया उसने पूरी दुनिया को असहज किया। ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा वगैरह ने तो फिलिस्तीन को मान्यता ही दे दी, लेकिन भारत ने खुद को किसी मॉरल कंपल्शन से दूर रखा। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हमने कहा कि हम 2 स्टेट सॉल्यूशन में ही मानते हैं। गजा में दवाएं और रसद भेजने की बात कहते रहे, लेकिन भारत में जब जब फिलिस्तीन के समर्थन में या इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन हुए, सरकार ने उन्हें कुचल दिया। फिलिस्तीन का झंडा भर दिख जाने पर पुलिस चली आती थी। आप कहते रहिए कि विदेश सचिव तो 2 स्टेट की बात कर रहे हैं, लेकिन पुलिस आई तो झंडा गायब और प्रदर्शनकारी अंदर। उधर नेतन्याहू भी व्यस्त चल रहे थे। गजा में जंग, ईरान में जंग, सीरिया में जंग और घरेलू राजनीति की चुनौतियां। 2025 में नेतन्याहू का भारत दौरा 3 बार कैंसिल हुआ और फिर समाधान वैसे निकला जैसे 2-2 शाम को निकालते हैं कि भाई तू नहीं आ रहा तो मैं ही आता हूं तेरे घर, लेकिन पार्टी तो होगी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 फरवरी को इजराइल के 2 दिन के दौरे पर जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के इस दौरे में भारत और इजराइल के लिए क्या क्या होने वाला है, कौन से शिया और सुन्नी एक्सिस के खिलाफ अलायंस बनाना चाहते हैं नेतन्याहू और उसमें हिंदुस्तान को जोड़ना चाहते हैं, और इजराइल की विपक्षी पार्टियां प्रधानमंत्री का जो भाषण होने वाला है वहां की संसद में उसका विरोध क्यों कर रही हैं, यही सब जानेंगे राजदूत के आज के एपिसोड में। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप खबर गांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं। बाईस फरवरी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री मोदी के दौरे की जानकारी दी। उन्होंने एक्स पर लिखा, अपनी कैबिनेट मीटिंग में मैंने प्रधानमंत्री के इजराइल दौरे का जिक्र किया। इजराइल और भारत के रिश्ते आज 2 मजबूत देशों की साझेदारी हैं। दोनों देश तकनीक, सुरक्षा और रणनीति जैसे अहम मुद्दों पर साथ साथ काम कर रहे हैं। ये साझेदारी लगातार नई ऊंचाइयों को छू रही है। इस पोस्ट का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने इजरायली प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा किया। खास बात यह है कि इस बार प्रधानमंत्री इजराइल के संसद नेसेट को भी संबोधित करेंगे। इस दौरे की टाइमिंग बहुत मायने रखती है। दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चल रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एयरक्राफ्ट कैरियर्स तैनात रखे हैं।
हालात कितने गंभीर हैं इसका अंदाजा इस बात से आप लगा सकते हैं कि ट्रंप के एक सलाहकार ने युद्ध की संभावना 90% बताई है, और जाहिर सी बात है युद्ध होता है तो इजराइल साथ देगा अमेरिका का। दूसरी बात, ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब गजा युद्ध के बाद दुनिया के ज्यादातर देशों का रुख इजराइल के खिलाफ है। 7 अक्टूबर 2023 को हुए हमास के आतंकवादी हमले के बाद पूरी दुनिया की संवेदना इजराइल के साथ थी, लेकिन जवाबी कार्रवाई के नाम पर इजराइल ने जो किया उससे सारा सौजन्य जाता रहा, सारी संवेदनाएं। हमास के हमले में 1200 से 1400 इजरायलियों का कत्ल हुआ, दर्जनों बंधक बनाए गए जिन्हें यातना दी गई, लेकिन नेतन्याहू की फौज ने 72,000 फिलिस्तीनियों को मौत के घाट उतारा है। 1,71,000 घायल हैं, और ये सब हमास के लड़ाके तो नहीं हो सकते। फिर मलबे में कितनी लाशें दबी हैं किसी को मालूम नहीं। यानी इजरायली दमन का सही अनुमान ये 72,000 वाला आंकड़ा भी नहीं दे पाता। यूएन की समितियां कह चुकी हैं कि गजा में फिलिस्तीनियों के साथ जो हो रहा है वो वही है जो कभी जूस के साथ में जर्मनी में होता था, जेनोसाइड। भारत ने इस बीच एक संतुलित प्रतिक्रिया देने की कोशिश की है, आतंकवादी हमलों की तो निंदा की है, लेकिन गजा में हो रहे मानवाधिकार उल्लंघन को भी गलत कहा है, या उससे वो दूर रहने की कोशिश की है जब वोटिंग पड़ती है, और फिर पारंपरिक स्टैंड को दोहराया है कि 2 स्टेट सॉल्यूशन में हम मानते हैं, इजराइल भी होना चाहिए, फिलिस्तीन भी होना चाहिए। जब इजराइल के शहरों और फैक्ट्रियों में फिलिस्तीनी मजदूरों को बाहर किया गया तो भारत ने अपने यहां से मजदूरों को वहां भेजा। बेरोजगारी का आलम ऐसा था कि जनता वॉर जोन में भी नौकरी करने को तैयार थी, तो इजराइल को सस्ते मजदूर मिले और भारतीयों को विदेश में नौकरी, विन विन सिचुएशन। और अब तो प्रधानमंत्री एक और दौरे के लिए वहां जा रहे हैं, तो नेतन्याहू बहुत खुश हैं क्योंकि भारत के कारण इजराइल ग्लोबल साउथ से अब भी पूरी तरह से अलग नहीं हुआ है। जबकि साउथ अफ्रीका ब्रिक्स का एक बड़ा मेंबर स्टेट है, वही गए थे यूएन में इनके खिलाफ जेनोसाइड वाला इल्जाम उन्होंने लगाया था इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में। ये हुई दौरे के इर्द गिर्द की बातें। इस दौरे में भारत और इजराइल के लिए क्या कुछ हो सकता है वो भी सुनिए। इजराइल एक आर्म्स एक्सपोर्टर है, हथियार निर्यात करने वाला देश है, और भारत इजरायली हथियारों का सबसे बड़ा इंपोर्टर है। जमीन से हवा में मार करने वाली बराक मिसाइल डीआरडीओ ने इजराइल की ही इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज यानी आईएआई के साथ मिलकर बनाई है। फिर हमारे स्वदेशी फाइटर जेट तेजस में जो एसा रडार लगना है माक 1 में हमारे, वो भी एल्टा बनाती है जो आईएआई की ही सब्सिडरी है। भारत की तीनों सेनाएं जो हेरॉन ड्रोन्स इस्तेमाल करती हैं वो भी इजराइल में बने हैं। इसी कड़ी में भारत और इजराइल के बीच एक नया रक्षा समझौता हो सकता है। यह समझौता उस एमओयू को आगे बढ़ाएगा जो पिछले साल नवंबर में भारत के डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह के इजराइल दौरे के दौरान हुआ था। तब दोनों देशों ने तय किया था कि मिलिट्री कोऑपरेशन सिर्फ हथियार खरीदने तक लिमिटेड नहीं होगा, एडवांस टेक्नोलॉजी को शेयर भी किया जाएगा। फोर्ब्स इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने 2026 में भारत के साथ करीब 8.6 अरब डॉलर के हथियार सौदों पर सहमति जताई है। इससे इजराइल फ्रांस के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा हथियार सप्लायर बन जाएगा। इन सौदों में इजराइल की रफाएल एडवांस डिफेंस सिस्टम्स, रफाल नहीं कह रहे, वो दासो बनाती है, रफाएल एडवांस डिफेंस सिस्टम्स, ये इजरायली कंपनी, इसके स्पाइस 1000 स्मार्ट बॉम्ब्स, रैम्पेज मिसाइल्स, एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स और 300 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल सिस्टम शामिल हैं। उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये जो 2 दिन का वहां दौरा होगा, वहां इन सभी रक्षा सौदों को या तो अंतिम रूप दिया जाएगा या इन पर कम से कम काम तो आगे बढ़ेगा ही। गाइडेड बॉम्ब्स को लेकर के एक बड़ा सुंदर प्रसंग है भारत और इजराइल के बीच संबंधों का, वो आपको कभी हम विस्तार से सुनाएंगे, अलिफ लैला में या तो राजदूत में ही। जब भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध चल रहा था तब हमारे पास में गाइडेड बॉम्ब्स नहीं थे, तब हमने किट्स ला करके जो नॉर्मल जो डम बॉम्ब्स होते हैं उन पर किट्स लगा के उन्हें गाइडेड बॉम्ब बनाया था, और उस तरह कारगिल में जो पाकिस्तान के एम्यूनिशन डंप्स थे उनको हिट किया गया था। तो जो किट्स थी, जो गाइडेड बॉम्ब बनाने वाले किट्स थी, वो इजराइल से आई थी और वो इजरायली इंजीनियर्स ने मदद की थी हमको उनको इंस्टॉल करने में। तो ये एक किस्सा है कि किस तरह जो पुरानी असहजता रही है इजराइल को लेकर के वो दूर होती रही, उसमें कारगिल युद्ध में इजरायली मदद का बड़ा रोल है। खैर, प्रेजेंट में आते हैं। दूसरी अहम चीज जिस पर इस दौरे में बात हो सकती है वो है IMEC यानी इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। हिंदुस्तान में इजराइल के राजदूत रूबेन अजार ने वायन को दिए एक इंटरव्यू में इसका जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत आने वाले समय में ईस्ट और वेस्ट दोनों को कई ट्रिलियन डॉलर का व्यापार करने में मदद करेगा, और ऐसे में ये कॉरिडोर भारत के लिए अहम साबित होगा। उनके मुताबिक इस कॉरिडोर में कई देशों की दिलचस्पी इसलिए है क्योंकि इससे भारत का वर्ल्ड ट्रेड और मजबूत होगा। इस प्रोजेक्ट को 2023 के G20 सम्मेलन में पहली बार लॉन्च किया गया था। IMEC का सीधा मकसद यही है कि भारत को मिडिल ईस्ट और यूरोप से जोड़ने के लिए एक नया ट्रेड रूट दिया जाए।
भारत को दिक्कत अभी कहां से है? भारत से यूरोप तक ज्यादातर सामान समंदर के रास्ते सुएज कनाल होकर जाता है, जो काफी लंबा है, भीड़ वाला रास्ता है और चेक के कारण उस रास्ते में देरी भी होती है। इस देरी और झंझट का ऑप्शन ये कॉरिडोर बताया जा रहा है। इसमें समंदर, रेल और सड़क तीनों को मिलाकर एक नया नेटवर्क बनाया जाएगा ताकि सामान कम समय में और कम खर्च में यूरोप तक पहुंच सके। बहुत लोगों ने वैसे क्वेश्चन किया है कि सीधे समंदर से भेजने की बजाय समंदर, रेल, समंदर, सड़क, ऐसा करने में क्या समय कम लगेगा और खर्च कम होगा? लेकिन फिर भी अभी जब प्रोजेक्ट बना नहीं है, बनेगा तो पता चलेगा कि किस तरफ जा रहा है। ये कॉरिडोर करीब 6000 किलोमीटर लंबा होगा, जो भारत के पोत से शुरू होकर यूएई और सऊदी अरब जैसे मिडल ईस्ट के मुल्कों से गुजरेगा, फिर इजराइल होते हुए यूरोप तक जाएगा। इसमें रेलवे लाइंस हैं, एनर्जी पाइपलाइंस होंगी, डिजिटल केबल्स होंगी। इससे ट्रेड का समय और लागत घटने की बात कही जा रही है। इस कॉरिडोर का काम 2030 तक पूरा किया जाएगा, ऐसा तब कहा गया था, पर ऐसा होते नहीं दिख रहा है। गजा युद्ध के बाद मिडल ईस्ट में हालात बहुत तेजी से बिगड़े हैं। ऐसे माहौल में इतना बड़ा कॉरिडोर बनाना और उसकी सुरक्षा इंश्योर करना बड़ा रिस्की है। ऊपर से $600 अरब के इस प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग कौन करेगा, ये अभी भी क्लियर नहीं है। सऊदी अरब और इजराइल के रिश्ते भी ठीक नहीं चल रहे हैं। ऐसे में इस एक कॉरिडोर के लिए इतने देशों को लाइन पर लाना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है और इसी चुनौती को पार करने के लिए प्रधानमंत्री का दौरा इजराइल को सूट करता है। इस कॉरिडोर के बाद अब आते हैं नेतन्याहू के उस अलायंस पर जो वो ईरान के खिलाफ तैयार कर रहे हैं और इसमें भारत को भी शामिल करना चाहते हैं। वो नेतन्याहू बनाना चाहते हैं एक हेक्सागन, मधुमक्खी के छत्ते का जो शेप होता है, उसके अंदर जो सेल्स होते हैं ना, षटकोण, वही शेप है। इस शेप को वो नक्शे पर उतारना चाहते हैं। इसे हेक्सागन ऑफ अलायंसेस कहा जाएगा, जिसमें 6 देशों के बीच एक अलायंस होगा। इसमें भारत, इजराइल, ग्रीस और साइप्रस शामिल होंगे। साथ ही कुछ अरब और अफ्रीकी और एशियाई देश होंगे। नेतन्याहू के मुताबिक मिडल ईस्ट अब 2 हिस्सों में बंट रहा है। एक तरफ जिसे वो रेडिकल शिया एक्सेस कहते हैं, दूसरी तरफ सुन्नी एक्सेस उभर रहा है। नेतन्याहू का दावा है कि इन दोनों के खिलाफ एक नया रीजनल अलायंस बनाने की जरूरत है। इसमें भारत को घसीटना चाहते हैं। अभी तक किसी देश ने इस प्लान का समर्थन किया नहीं है। जिन देशों का नाम नेतन्याहू ने लिया भी है, उनमें से 2 देश इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के मेंबर्स हैं। वो अदालत जिसने नेतन्याहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है, यानी अगर ग्रीस और साइप्रस में नेतन्याहू जाते हैं तो उन्हें अरेस्ट भी किया जा सकता है। टेक्निकली आज तक तो नहीं हुआ कि किसी हेड ऑफ स्टेट को अरेस्ट कर लिया गया हो, लेकिन टेक्निकली दिस इज पॉसिबल। इन्हीं 2 देशों के साथ इजराइल अलायंस बनाने की बात भी कर रहा है और जिस शिया एक्सेस की वो बात कर रहे हैं वो ईरान के आसपास का नेटवर्क है। इसमें हिजबुल्लाह और बाकी ऐसे आतंकवादी गुट होंगे जो इजराइल का विरोध करते हैं ना, उनके खिलाफ ये बन रहा है। इराक में भी ईरान के समर्थन वाले कई शिया ग्रुप्स हैं, यमन में हुती हैं और एक सुन्नी एक्सेस जो नेतन्याहू के मुताबिक कहीं तो उभर रहा है ना। ये जो बाकी अरब स्टेट्स हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो शिया एक्सेस के खिलाफ भी जाना चाहते हैं, सुन्नी एक्सेस के खिलाफ भी जाना चाहते हैं हिंदुस्तान इसमें शामिल हो। पर क्या भारत इस अलायंस में शामिल होना चाहता है? ये सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत की फॉरेन पॉलिसी हमेशा किसी गैंग से दूरी बनाकर चलने की रही है। हम नॉन अलाइंड रहना ज्यादा पसंद करते हैं। भारत ने किसी एक ब्लॉक का हिस्सा बनना पसंद नहीं किया और ये आप भारत के रिश्तों से भी समझ सकते हैं। भारत एक साथ चीन से बात करता है, रूस से बात करता है, अमेरिका से भी रिश्ते रखता है। इसके अलावा भारत के गल्फ में तो बहुत अच्छे रिश्ते हैं, वहां कई भारतीय काम करते हैं बहुत बड़ी संख्या में। भारत ईरान के साथ रिश्तों को सिविलाइजेशनल बताता है और सऊदी अरब के साथ अपना कोऑपरेशन तो बढ़ ही रहा है ना। भाई भाई कहते हैं प्रधानमंत्री वहां के नेताओं को। ऐसे में नेतन्याहू के नए अलायंस में क्या भारत शामिल होना चाहेगा, ये इस दौरे में सामने आ सकता है। इस दौरे पर एक्सपर्ट्स क्या राय दे रहे हैं वो भी सुन लीजिए। स्ट्रेटेजिक थिंकर और फॉरेन एक्सपर्ट ब्रह्मचेलानी इस दौरे को लेकर एक्स पर लिखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का संभावित युद्ध वाले इलाके में जाना अजीब लग सकता है, लेकिन असल में ये भारत की सोची समझी स्ट्रेटेजी है। एक वॉर जोन में जा रहे हैं, क्यों तो समझा रहे हैं। जब अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर इलाके में तैनात हो रहे हैं, ऐसे समय में इजराइल जाकर प्रधानमंत्री ये संदेश दे रहे हैं कि पश्चिम एशिया की स्थिरता में भारत भी एक प्लेयर है। इसी दौरान इजरायली संसद क्नेसेट में भी उनका प्रस्तावित भाषण ये दिखाता है कि भारत इलाके की उथल पुथल से डरकर पीछे हटने वाला नहीं है। दौरा इजराइल के अंदर चल रही राजनीतिक उथल पुथल के बीच भी फंसा हुआ है। वहां जुडिशरी को लेकर विवाद चल रहा है और विपक्ष क्नेसेट के सेशन का बहिष्कार की बात कह रहा है, धमकी दे चुका है। ये विरोध सीधे मोदी के खिलाफ नहीं है बल्कि नेतन्याहू सरकार के खिलाफ है, क्योंकि उसने सुप्रीम कोर्ट के जज को इन सब से बाहर रखा। नेतन्याहू के लिए
मोदी जैसे लोकप्रिय नेता की मेजबानी घरेलू राजनीति में बड़ी राहत लेकर आती है। इससे उन्हें यह दिखाने का मौका मिलता है कि इजराइल के अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते अब भी मजबूत हैं, खासकर वो नेटवर्क जिसे वो हेक्सागन अलायंस कहते हैं। इजराइल इस दौरे को एक बहुत बड़ी साझेदारी और सुपर पावर के साथ गठबंधन के तौर पर अपने आप पेश कर रहा है। दिलचस्प बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी इजराइल जाने से सिर्फ 4 हफ्ते पहले नई दिल्ली में अरब देशों के विदेश मंत्रियों की मेजबानी कर चुके हैं। यानी एक तरफ अरब देशों से रिश्ते और दूसरी तरफ इजराइल। प्रधानमंत्री इस दौरे के जरिए एक बैलेंस बना रहे हैं। रक्षा साझेदारी और ये हेक्सागन अलायंस, इन दो की हमने बात की। अब बात उस विरोध की जो इजराइल की विपक्षी पार्टियां प्रधानमंत्री मोदी के प्रस्तावित भाषण के खिलाफ कर रही हैं। मामला कुछ ऐसा है कि 25 फरवरी को प्रधानमंत्री के दौरे के पहले दिन वो तेल अवीव जाएंगे। वहां पहुंचते ही उनके इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ एक बैठक होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री इजरायली संसद क्नेसेट को संबोधित करने वाले हैं। अगर ऐसा होता है तो प्रधानमंत्री मोदी इजरायली संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय नेता बन जाएंगे। लेकिन यहीं से विवाद की शुरुआत भी होती है और वजह है इनविटेशन। पत्रिका किसको दी किसको नहीं दी, उसी पे झगड़ा चल रहा है। शादी ही की तरह आदमी हर जगह बिहेव करता है। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इजराइल के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में होने वाली इस बैठक में पत्रिका नहीं दी है, इनवाइट नहीं किया। इस बात पर क्नेसेट में बहस छिड़ गई। इस पर विपक्षी पार्टियों ने धमकी दे डाली कि वो सेशन और प्रधानमंत्री मोदी के भाषण को बायकॉट कर सकते हैं। विपक्ष के नेता याइर लापीद ने साफ कहा कि अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को नहीं बुलाती तो प्रधानमंत्री मोदी आधी संसद को संबोधित करेंगे। इससे क्नेसेट की बहुत किरकिरी होगी और भारत को शर्मिंदा करने जैसी स्थिति बनेगी। कोई नहीं चाहता कि 1 अरब से ज्यादा लोगों वाले देश के प्रधानमंत्री आधी खाली संसद के सामने खड़े हों। अब ये जो वाकया हो रहा है इससे इंडियन एम्बेसी भी देख रही है, इसको चिंतित बताई जा रही है। हिब्रू मीडिया वायनेट की रिपोर्ट के मुताबिक एम्बेसी इस पर विचार कर रही है कि कहीं बेहतर ये तो नहीं कि भाषण को ही कैंसिल कर दिया जाए ताकि इंटरनेशनल लेवल पर या किसी डिप्लोमेटिक वहां इंसिडेंट से बचा जा सके। इजराइल की अंदरूनी राजनीति इस वक्त जुडिशरी में बदलाव को लेकर उलझी हुई है। ये मुद्दा 2 साल से देश को 2 हिस्सों में बांटे हुए है। इजराइल में 7 अक्टूबर को हमास के हमले से पहले हालात ऐसे थे कि करीब 10 महीने तक हर वीकेंड सड़कों पर लाखों लोग प्रदर्शन करते थे। इसके बाद जनवरी 2025 में जब इश्ताक अमीद को सुप्रीम कोर्ट का चीफ चुना गया तो विवाद और बढ़ गया। इजराइल के न्याय मंत्री ने न सिर्फ उन्हें चीफ जस्टिस मानने से इनकार कर दिया बल्कि उनसे मिलने तक से मना कर दिया। सरकारी गजट में भी उनका नाम चीफ जस्टिस के तौर पर नहीं लिखा गया, जबकि कानूनन ऐसा हो जाना चाहिए था। इसी कारण अमीद को अहम सरकारी कामों से बाहर कर दिया गया। क्नेसेट के ऐसे कार्यक्रम जहां सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट को बुलाया जाता है वहां उन्हें न्योता नहीं मिला। अब इसी न्योते को लेकर विवाद और गहराता जा रहा है। फिलहाल दौरे में भाषण होगा या नहीं ये 25 फरवरी को ही हमको पता चलेगा तो हम आपको भी बताएंगे। और इस दौरे पर 2 देशों के बीच में क्या क्या बातें होती हैं उसके लिए तो आपको राजदूत देखना ही पड़ेगा। इस नोट पर और इस वादे के साथ में हम राजदूत के इस एपिसोड को कंक्लूड करते हैं। इसे रिया ने लिखा और सर्वेश ने रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए खबरगाम।